नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कतर की राजधानी दोहा में फीफा यानी कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और इससे पहले 2018 में ये वर्ल्ड कप रशिया में खेला गया था। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है कि अगर कतर इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि फुटबॉल दूसरी कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेम को 157 कंट्री में देखा जाता है और फॉलो किया जाता है। और 2018 का जो फाइनल मैच था वर्ल्ड कप का, फुटबॉल वर्ल्ड कप का, इसको 157 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने टीवी पे एक साथ देखा था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गेम को अगर कोई कंट्री होस्ट कर रही है तो उसके लिए कितना बड़ा प्राउड का मोमेंट है। तो दोस्तों, कतर के लिए ये इसलिए भी बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है क्योंकि एक टाइम में कतर पूरा एक रेगिस्तान हुआ करता था और आज ये इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि ये एक इतने बड़े गेम को होस्ट कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कतर कैसे इतना ज़्यादा डेवलप हो पाया। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि कतर आज दुनिया में तेल के उत्पादन और नेचुरल गैस के उत्पादन में तीसरे नंबर पे है और कतर में रहने वालों की प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा है। साल 2010 में फोर्ब्स मैगजीन ने कतर को दुनिया का सबसे अमीर देश होने का दर्जा दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर ने कितनी ज्यादा तरक्की करी है। तो दोस्तों, इससे पहले कतर इतना ज्यादा अमीर नहीं था। ये देश बहुत ही ज्यादा गरीब था और यहाँ के लोग मोतियों का व्यापार करके अपना कारोबार चलाया करते थे। ये लोग समुद्र में से मोतियों को इकट्ठा करते थे और दूसरे देशों में उसको बेचते थे। तो दोस्तों, 1930 से 1940 के बीच यहाँ पे गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहाँ के 30% से ज्यादा लोग इस देश को छोड़ के दूसरी जगहों पे जाने लगे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश की पॉपुलेशन सिर्फ 24,000 ही रह गई, मतलब और बाकी लोग इस देश को छोड़ के चले गए। तो दोस्तों, कतर को 3 सितंबर 1971 को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली। उसके बाद कतर को ये मौका मिला कि वो यूएई में शामिल हो जाए, मतलब दुबई के साथ मिल जाए। लेकिन कतर ने इस बात को मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम अपनी एक अलग कंट्री के तौर पे ही आगे बढ़ेंगे। आज़ादी से पहले, मतलब 3 सितंबर 1971 से पहले 1950 के आसपास ही कतर में पहली बार नेचुरल गैसेस और तेल की खोज हो चुकी थी। लेकिन वहाँ के लोगों को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि इस तेल को कैसे यूज़ करना है या फिर हम कैसे इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फिर धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया अंग्रेजों का और अंग्रेज कतर को छोड़ के चले गए। अंग्रेजों ने जाने से पहले अब्दुल्ला बिन जास्मीन अल थानी को कतर का राजा बनाया और उसके बाद धीरे धीरे कतर ने भी तरक्की करनी शुरू कर दी। वहां के राजा को ये बात समझ आ गई कि नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम की क्या वैल्यू है और धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को बेच के और इन सारी चीज़ों को जमीन से निकाल के कतर ने पैसे कमाने शुरू कर दिए। आज के समय में कतर रूस और ईरान के बाद नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। इसी तेल के उत्पादन की वजह से धीरे धीरे कतर ने तरक्की करना शुरू किया और आज कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को एक बात पता है कि किसी भी देश की तरक्की में वहां की गवर्नमेंट या फिर वहां के राजा का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे कतर के पास पैसे आने लगे तो वहां के राजा ने इन पैसों का सही इस्तेमाल किया और वहां के लोगों के लिए घर बनवाने शुरू किए, वहां पे सड़कें बनवाई, वहां पे मकान बनवाए और वहां पे जो भी लोगों को जैसी जैसी सुविधाएं चाहिए या फैसिलिटी चाहिए वो सारी चीजें प्रोवाइड कराई गई। तो दोस्तों, कतर ने तेल और गैसेस को बेच के जो पैसे कमाए उसका उन्होंने बहुत ही अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, क्योंकि इनको पता है कि आज नहीं तो कल ये गैसेस या जो तेल है ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे और हमें दूसरी चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम दूसरे चीज़ों से भी पैसे कमा सकें। इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे कि अमेरिका में और लंदन में, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वहाँ पे होटल्स खरीद रखे हैं, रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, स्टोर्स चला रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जैसे कि बारक्लेज, पोर्श, फॉक्सवैगन और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में इनकी हिस्सेदारी रही है। इसके साथ ही साथ इन्होंने जर्मन फुटबॉल क्लब में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ और इन्वेस्टमेंट के मामले में कतर दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। तो दोस्तों, आपको ये बात जान के काफ़ी हैरानी होगी कि कतर की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। वहाँ पे लगभग 29 से 30 लाख लोग ही रहते हैं। वहीं पे हमारी दिल्ली में लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की पॉपुलेशन और कतर की पॉपुलेशन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो
दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि कतर में ज़्यादातर लोग बाहर से आके बसे हुए हैं, मतलब कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो लगभग 20 से 25% है, और बाकी जितने भी 85% लोग हैं वो कहीं ना कहीं से दूसरे देशों से आके बसे हुए हैं और यहीं पे आके काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ की जनसंख्या कम होने के कारण ही यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है, या फिर कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय, वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे लगभग प्रति व्यक्ति आय $88,000 से भी ज़्यादा है। वहीं हमारे भारत में प्रति व्यक्ति आय $6,390 के आसपास है। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कतर की प्रति व्यक्ति आय कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों सिंगापुर के बाद सबसे ज़्यादा अमीर लोग कतर में ही रहते हैं, और कतर में किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग जितना कमाते हैं वो सारा कुछ उनके पास ही रहता है। तो दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि कतर में रहने वाले लोगों को रसोई गैस, बिजली, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें उनको वहाँ पे फ्री में दी जाती हैं। मतलब कि तो दोस्तों कतर में दो तरह के लॉज चलते हैं, एक तो वहाँ पे सिविल लॉज चलते हैं, दूसरा वहाँ पे शरीयत के कानून चलते हैं। कतर में किसी भी तरह से आप शराब न बेच सकते हैं न खरीद सकते हैं, वहाँ पे मतलब पूरी तरह से शराब पे बैन लगाया हुआ है। साथ ही साथ कतर में लड़कियों के लिए भी कुछ पाबंदी की गई है, जैसे कि वहाँ पे वो ज़्यादा छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। साथ ही साथ अगर वो कहीं बाहर जा रही हैं तो उनके साथ कोई ना कोई घर का व्यक्ति होना चाहिए, ताकि अगर वो किसी मुसीबत में पड़े तो उनकी सुरक्षा की जा सके। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कतर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप यानी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है, जो कि कतर के लिए काफी प्राउड का मोमेंट है। कतर ने इस चीज की तैयारी 2010 से ही शुरू कर दी थी। इसके लिए उसने बहुत सारे इस फुटबॉल के स्टेडियम बनवाए, बहुत सारे होटल्स बनवाए ताकि लोग वहां पे आके रह सके, बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलवाए और बहुत सारी मेट्रो लाइन भी बनवाई जो कि डायरेक्ट स्टेडियम से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों 2022 के फीफा वर्ल्ड कप को लेके कतर के ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठे हैं, और आपके मन में एक विचार ये भी आता होगा कि आखिर क्यों इंडिया फीफा वर्ल्ड कप को अपने देश में होस्ट नहीं कर पाता, या फिर इंडिया की कोई फुटबॉल टीम कैसे फीफा वर्ल्ड कप तक नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों अगर आप इस चीज पे कोई वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि कतर ने कैसे धीरे धीरे करके अपने आप को इस ऊंचाई तक पहुंचाया, जिससे आज लोग उसको एक वैल्यू देते हैं, एक दर्जा देते हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं अंदर से मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए।